हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के हमारे धीर वीर गंभीर योद्धा हैं, आ जाओ भाई और करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस को, यानी सामान्य हम लोग विज्ञान की बात करेंगे, जिसमें जितने भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की कक्षा में होने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होने वाले होंगे वो होंगे आपके करंट से, यानी धारा से, ठीक है कि नहीं, बिजली के प्रवाह से लगभग लगभग आपके सारे सवाल होने वाले हैं। तो जितने भी हैं हमारे कर्मवीर, आओ जल्दी करते हैं स्टार्ट क्लास की। चलिए, स्वागत है आप सब बच्चों का भाई, सभी कर्मवीरों का स्वागत है, सबका स्वागत है। अंकुश नमस्कार, मोना जी, मधु, याचिका, वर्णिका, प्रियंका, ज्योति, तान्या और जो बच्चे कक्षा में हैं सभी कर्मवीरों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, बताओ, और कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको कि नहीं? कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है पढ़ाई? आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं? चलो भैया, आवाज़ मेरी अगर आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें। हम्म। तो क्या कक्षा की शुरुआत कर सकें? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताएं। और आज सुबह की क्लास किस किस ने नहीं ली थी? पीटी स्पेशल देखा आपने, चेक किया सबने? जो बच्चे जो अभी कक्षा में हैं मौजूद, जाकर के सुबह की जो क्लासेस होती हैं, जो पीटी स्पेशल की क्लासेस हैं, उनको एक बारी जाकर के ज़रूर देख लेना। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हो सकते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं सुबह की क्लास में। तो उसको ज़रा ध्यान से समय निकाल करके उन तमाम क्लासों को देखिएगा। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको करना है। मैं आपको डेट याद दिलाता रहूँगा, 26 मई, 26 मई मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। 26 मई में मैं सब बच्चों को बता दूं कि अभी 140 दिन के आसपास बचे हुए हैं, है कि नहीं? 140 डेज आर लेफ्ट। तो मैं आपको एक एक दिन अच्छे से मैं बताता रहूँगा आपको। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप क्या करते रहें, लगातार इस पर काम करते रहें, ज़्यादा मेहनत करते रहें, टारगेट लगा करके क्या करिए, अब काम करिए, ठीक है कि नहीं? 10-10 आपको 12-12 घंटे खूब मेहनत करनी है। अभी आपको गर्मी वर्मी की कोई तकलीफ है नहीं, कोई समस्या है नहीं। अपना रजाई वजाई लिया आराम से और उसके बाद में उसको थोड़ा कवर किया और बैठ गए पढ़ने के लिए, है ना? 2-3 घंटे तक आराम आराम से क्या करते हैं, एक सिटिंग आप रख सकते हो। तो उस पर थोड़ा सा क्या करिए, वर्क करिए, अब काम करिए, है ना? क्योंकि अभी क्या है, ये जनवरी का महीना, साथ ही साथ में फरवरी का महीना और आपका लगभग लगभग मार्च का महीना बहुत शानदार है। इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, राइट। और उसके बाद में अप्रैल में क्या होगा भाई, थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी और मई में तो आपको पता ही है ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस वक्त पे जो है लिमिटेड काम कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए आपके पास अभी जो ये समय है वो गोल्डन टाइम है, इसका इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या करिए, यूज़ करिए, यूटिलाइज इसको करिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। रिवीजन पे वर्क बहुत होना चाहिए, बात समझ में? कम पढ़ना है और उसी से क्या करना है, सवालों के जवाब देने, ठीक है कि नहीं? यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। दुनिया की तमाम चीज़ों को आप पढ़ नहीं सकते हैं, ना? तो जो आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनको बेस्ट यूज करते हुए क्या करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन को निकालना है। और आराम से मन में ये रखिए, मन में इस तरह के भाव आपके आने चाहिए कि एग्जामिनेशन निकल रहा है, एग्जामिनेशन में निकाल लूंगा, हर हाल में मेरा एग्जामिनेशन निकल रहा है, कोई मुझे नहीं रोक रहा है, ना? एकदम पॉजिटिव रहना है, किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना है। इसी के साथ में हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आंसर करिए जल्दी से, फटाफट फटाफट बताना है आपको सारे बच्चों को। सभी आंसर करें। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द EMF यहाँ पे बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे या फोर्स के बारे में बात करेंगे। जरा बताएं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMFs अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? बताएं जल्दी से सारे बच्चे, क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बंद पास है, यानी एक लूप है बेसिकली, और उसके चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं EMFs, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का योगफल, यानी उसका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। ये किसके परिणाम स्वरूप आता है, जरा बताएं? होम्स के नियम के अनुसार,
आवेश संरक्षण के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। जरा बताएं, कमेंट करें। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ ऑफ द चेंज इन द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें सारे बच्चे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या है सही जवाब। तो देखो, पहले तो आपको क्या पता चल जाए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है आपको क्या पता चल जाए, सबसे पहले पता चल जाए विभवांतर, ठीक है कि नहीं? विभवांतर आपको पता चल जाए तो विभवांतर किसको कहेंगे, किसे कह रहे हैं हम लोग? वोल्टेज। वोल्टेज किसको कह सकते हैं यहाँ पे ना, वोल्टेज किसको कहते हैं, विभवांतर किसको कहते हैं? जैसे कि हिंदी में आपको पता चल रहा होगा, जिसके वोल्टेज में डिफरेंसेज है, किसमें? विभवों में क्या है, अंतर है। अब यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई एक फील्ड है बेसिकली, और यहाँ पे कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, कोई मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार से ये क्या है आपके पास में, ये कोई चार्ज है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो ये क्यू चार्ज है बेसिकली, और इस क्यू चार्ज को आपको लेकर के आना है पॉइंट ए तक, लेकर के आना है बी से, तो हम इसको मान लेते हैं बेसिकली क्यू चार्ज, और इसमें जो वर्क लगेगा, इसमें जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे आप, उसके डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप विभवांतर बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोलते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल टेंशन बोल देते हैं। बात समझ में आई? यानी ईटी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल टेंशन भी बोल देते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज भी बेसिकली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, ये जो विभव होता है बेसिकली, या विभवांतर जो होता है, किसी भी विद्युत वाहक बलों के योग के शून्य फल के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसका कारण क्या होता है, वो कारण होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात समझ में आई? यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक नियम होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है कि नहीं? उस किरचॉफ लॉ की वजह से ऐसा होता है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो V होता है बिल्कुल क्या होता है, IR के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि ये सम की बात नहीं हो रही है, ये किसका नियम है, इसको बोलते हैं हम लोग होम्स लॉ बोलते हैं। यानी जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है, जिसमें I क्या होता है, I को बोलते हैं हम लोग करंट, ठीक है कि नहीं? R को बोलते हैं आप रेसिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, डी इसका सही आंसर है। जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आंसर करें और आगे बढ़ें। वेटिंग फॉर योर आंसर, सारे बच्चे जवाब दें। आपको बताना है निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक वायर के बारे में, तो इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो इसकी फंक्शनिंग पे, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा, जरा बताएं। प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या सभी? फटाफट से बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? क्या है सही जवाब, जल्दी बताएं। रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ऑल ऑफ द अबव। क्या है सही आंसर, बताएं सारे बच्चे जल्दी से। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी बच्चे आंसर मुझे करते रहें फटाफट और आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया, रौनक जी आंसर दे रहे हैं। रौनक जी स्वागत है आपका, डी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आपको बताना है निम्न में से कौन तार के प्रतिरोध पर यानी रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालता है, ठीक है कि नहीं? अब देखो भैया, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में, धारा के बारे में बात करते हैं, तो धारा का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो जो होता है, वो किस पर डिपेंड करता है भैया? वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खास होता है, उसको क्या बोलते हैं, अब उसको बोलते हैं वायर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं वायर के बारे में, तो अगर वायर का रेसिस्टिविटी क्या है, उसकी प्रतिरोधकता क्या है, अच्छी है, तो क्या होगा, धारा का फ्लो अच्छे से होगा, यानी उसमें क्या नहीं होगा, किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा, धारा फ्लो होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि बिजली का प्रवाह जो है वो होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द वायर, इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस।
अगर उसकी लेंथ की बात करेंगे तो साथ ही साथ में यहाँ पे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली रोल प्लेइंग होता है किसके अंदर, किसी भी वायर के रेसिस्टेंस के इम्पैक्ट के लेकर के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यू हैव टू गिव योर आंसर गाइस। बोलिए क्या है सही जवाब, आपको बताना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका प्रभाव एक बेलनाकार प्रतिरोधक के प्रतिरोध पे नहीं पड़ता है, जल्दी बताइएगा। अब फिजिकल अगर आपसे पूछ ले किसके बारे में, राशियों के बारे में, यूनिट्स के बारे में, तो आप जानते होंगे सारे बच्चे, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, है ना, जनरल साइंस के अंदर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डजंट इफेक्ट और अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रेसिस्टर। जरा बताएं क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बताएं जल्दी। इसमें से गुजरने वाली धारा का, इसकी लंबाई का, प्रतिरोध में प्रयुक्त पदार्थ की प्रतिरोधकता का, बेलन की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब। जल्दी जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ते जाएं। और जिन जिन को मेरी बात ना समझ में आ रही हो जरा मुझे कमेंट भी कर दिया करें आप, है ना। फटाफट फटाफट से सारे बच्चे जरूर मेरे को आंसर करते जाएं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डजंट अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल रेसिस्टर। क्या है इसका सही जवाब, आपको जवाब देना है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बताना है आपको। ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, ऑफ इट्स लेंथ, ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मैटर्स यूज्ड इन द रेसिस्टर, ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सही जवाब क्या है इसका, बहुत बढ़िया भाई अंकुश, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल यू आर राइट, ए इज द राइट आंसर। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली वो क्या है, इसको जो फिजिकल हम जिसको बोलते हैं भौतिक राशियां बोल रहे हैं आपको, ठीक है कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं, उस पर इंपैक्ट नहीं करेगा। बाकी क्या करेगा, इसकी लेंथ, साथ ही साथ में यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध में इस्तेमाल होने वाला जो पदार्थ है यानी रेसिस्टेंस में, आप सब जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है ज़्यादातर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 प्रकार के हम लोग मैटर पढ़ते हैं, पदार्थ पढ़ते हैं। उसमें पहला आपके पास में क्या होगा, हम उसको बोलते हैं कंडक्टर, है ना। यानी कंडक्टर किनको बोलते हैं, चालक किनको कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली हो जाता है ना। उसमें क्या हो सकता है, उसमें कॉपर, है ना, यानी कि हम तांबा उसको बोलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आप सिल्वर ले सकते हो, है ना। गोल्ड भी होता है, लेकिन गोल्ड कहाँ लगाएंगे ना, लट्ठू, ये जितने भी खंबे होते हैं लोग उखाड़ कर ले जाएंगे उसको, इसलिए क्या है गोल्ड का इस्तेमाल ही नहीं होता है, समझ में आई, और कम मात्रा में होता है। तो कॉपर का या फिर आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि इनको चालक बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आप समझ लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई जो बस होती है ना, सब बस में बैठते हैं ना, अब तो बस को कौन चलाता है, ड्राइवर या कंडक्टर, कमेंट करिए जल्दी से। बस को कौन चलाता है, ड्राइवर या कंडक्टर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो बस को जो चलाने का काम करता है वो कौन चलाता है, कंडक्टर चलाता है। बात समझ में आ रही है, कौन चलाता है, कंडक्टर चलाता है। बात नहीं समझ में आई, अगर कंडक्टर क्या ना करे, टिकट ना काटे, ठीक है कि नहीं, सारे पैसों को क्या करे अपने घर पे ले जाए, तो बस ना चले फिर। इसलिए बस को अगर चलाना है तो वो ड्राइवर नहीं, कौन चलाएगा, कंडक्टर चलाएगा। तो इसलिए याद रखना, इनको चालक बोलते हैं, कभी गलती मत कर देना। अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। यस यू आर राइट भाई तानिया। तो याद रखना है आपको। उसके बाद में कंडक्टर के बाद क्या आता है आपके पास में, इंसुलेटर, यानी जिसमें से क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा तो किसमें नहीं होती, सूखी लकड़ी। ऐसा मत कर देना कि भाई वो गीली लकड़ी ले जा करके तो उसमें करंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। पानी में क्या होता है भाई, बिजली जो है झटका मारती है, अच्छे से जान लें आप इस बात को। तो यहाँ पे क्या है, सूखी क्या ले सकते हैं आप, बेसिकली लकड़ी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक ले सकते हैं, ठीक है। उसमें से क्या है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। और तीसरे नंबर पे आते हैं सेमीकंडक्टर। अगर उसमें क्या हो, एनर्जी फ्लो ज्यादा हो, बात समझ में, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अगर उसके आसपास अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बिजली फ्लो हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनका भी रोल प्ले होता है, वो भी। चलिए, ये मयंक जी कह रहे हैं, और अगर सर ड्राइवर ही ना हो तो कंडक्टर टिकट
काट के क्या करेगा? अरे वाह, क्या बात है, ये बात तो आपकी सही है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा मयंक जी कि ये दोनों ना कोऑपरेशन से चलता है, बात समझ में आई? दोनों के क्या चलता है, सहयोग से चलता है। इसलिए आपको भी हमेशा याद रखना है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है ना, कि भाई आई एम द, ये सब मेरी वजह से चल रहा है ना, ये सब कुछ मैं इसको कर रहा हूँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें जब आप इसको बताएं। अगर मयंक बाबू ये बात आपको पता है, बहुत आगे जाने वाले हो, बात समझ में आई? ये बहुत गहरी बात बोली आपने, ये हर किसी की समझ में नहीं आती भाई। तो ये मयंक जी की बात को फॉलो करो भाई। कभी भी दिमाग में इस तरह का फितूर नहीं आना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूं। नो, यू आर नॉट। सबके सहयोग से ऐसा हो रहा है, बात समझ में? तो चीजें बन रही हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको? काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी साइंस की क्लास चल रही है, तो उसमें साइंस की क्लास में आप सबने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसी को नितिन गडकरी साहब क्या कहते हैं, अगर दो व्यक्ति काम करते हैं तो एक व्यक्ति जो काम करेगा वो ए स्क्वायर करता है, बात समझ में आई? और यहाँ पे अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो ये क्या करेगा, वी स्क्वायर। और अगर ये साथ में काम करेंगे तो इसका मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा भाई, फिर बी का स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस 2ab। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये काम और दुगना होगा, यानी कि और ये बढ़ जाएगा। तो इसी को संगठन की शक्ति कहते हैं, इसी को कोऑपरेशन की ताकत कहते हैं, जो आपको क्या करना है, अपने जीवन में लेकर के आना है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले भाई किसके बारे में, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो यहाँ इसमें से गुजरने वाली जो धारा है, बेसिकली द करंट पासिंग थ्रू इट, ये क्या है, इसको प्रभावित नहीं करेगी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर करें जल्दी से और आगे बढ़े। जल्दी आंसर करिए। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होती है? क्वेश्चन है, व्हेन द रेसिस्टर्स और द रेसिस्टेंट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द टोटल रेसिस्टिविटी इज, क्या होगी? जल्दी बताएं सभी बच्चे, आंसर करिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आपको बताना है, जल्दी बताएं क्या है सही जवाब। अगर क्या है, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो मुझे बताइए उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। ये आप समझ लीजिए कि ये कोई सर्किट है बेसिकली, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे इसको क्या समझ लीजिए, ये कोई सर्किट है और हम एक सीरीज बना देते हैं, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे ये सर्किट है, तो यहाँ पे आप वोल्ट ले लीजिए, आप V1 ले लीजिए, ठीक है? और इधर आ जाइए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया आपके पास में, और इसके बाद में इसको V2 ले लीजिए, ये माइनस ये प्लस, और इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद में इसको V3 ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए लाइक दैट, ठीक है कि नहीं? यहाँ से हम एक एम्पियर ले लेंगे और साथ ही साथ में इसके बाद यहाँ पे हम एक, चलो एक कुंजी भी ले लेते हैं, की भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं आपकी बैटरी, ठीक है कि नहीं? लाइक दैट। अब यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है बेसिकली, ये आपको समझना है, इसको बोलते हैं R1, रेसिस्टेंट बोलते हैं, बात समझ में आई? ये R2 है, ये R3 है। तो ये पूछ रहा है सीरीज के बारे में। और अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज के बारे में, श्रेणी क्रम के बारे में, तो जो श्रेणी क्रम की बात होती है तो रेसिस्टेंट जो होता है, जितने भी रेसिस्टेंट जुड़े हुए हैं उन सबके सम के बराबर होते हैं वो। इसका मतलब R1 R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R, ये याद रखना है। यानी जो कुल प्रतिरोधकता होती है बेसिकली, वो सभी जो प्रतिरोधकताएं जो कि किसी भी सर्किट में जुड़ी हुई हैं, उसके क्या होता है, कुल के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है, याद रखना है। और अगर ये क्या होता, पैरेलल होता बेसिकली, तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकल के बराबर हो जाता। अगर ये क्या होता, ये सर्किट कैसा हो जाता यहाँ पे ये अगर पैरेलल हो जाता, बेसिकली समानांतर हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता, 1/R हो जाता, ठीक है कि नहीं? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लाइक दैट, ठीक है कि नहीं? अच्छे से याद रख लेना है आपको, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रेसिस्टेंट अगर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होती है, उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है
प्रतिरोधकता होती है वो क्या है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें फटाफट फटाफट। आपको बताना एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, फटाफट से बताइए। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, जल्दी बताएं, फटाफट बताइएगा। यहां पे ड्राइवर नहीं बोलेंगे, आप इसको कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? इसको कंडक्टर लिख लेंगे, ड्राइवर नहीं बोलेंगे। चले आंसर करें आप जल्दी से, क्या है सही जवाब? यहां पे बताना आपको एक फ्यूज तार को कैसा होना चाहिए, चालक और निम्न गलनांक वाला, यानी उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा है चालक और उच्च गलनांक वाला, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद में कंडक्टर। उसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे रोधी और उच्च गलनांक वाला, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंट, याद रखना है आपको, रेसिस्टेंट है दोनों में। अंग्रेजी को थोड़ा देख लेना आप। चलिए आंसर करें, सही जवाब क्या है? सारे बच्चे जल्दी आंसर बताइए, क्या है सही जवाब? ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है बेसिकली बढ़िया है, सही है, यू आर राइट। हर्ष साहब स्वागत है आपका भाई, दुबे जी। ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज क्या है, ये किसी भी सर्किट में क्या होता है, किसी भी सर्किट में जहां पे भी अगर हम बात करेंगे बिजली का फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट में क्या है, फ्यूज का बड़ा रोल रहता है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना को होने से बचा लेता है, ठीक है कि नहीं? अगर यहाँ पे ये जो सर्किट की बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूज की बात करेंगे, और फ्यूज अगर जो सर्किट में कैसा है, अगर ये कंडक्टर है और साथ ही साथ में इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्या होगा इससे, अगर जैसे ही क्या होगा एनर्जी फ्लो ज्यादा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एनर्जी जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है, वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, दुर्घटना होने से रुक जाएगी। तो याद रखना है क्या होना चाहिए, एक तो उसको कंडक्टर होना चाहिए, यानी उसमें से क्या होनी चाहिए, बिजली फ्लो होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जनरली जितने भी जो फ्यूज होते हैं वो क्या है, एलॉय के या मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिन, और साथ ही साथ में आपके लेड यानी पीवी, यानी टिन और पीवी के, यानी कि आप समझ लीजिए किसके, एक तो टिन हो गया, एसन हो गया, और साथ ही साथ में कांच है ना, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, पीवी को, लेड को कांच कह सकते हैं, तो उसके बने होते हैं बेसिकली। तो सही जवाब क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें सारे बच्चे जल्दी जल्दी। आपको एक फुल फॉर्म बताना है, एक एब्रीवेशन आपके सामने दे के रखा हुआ है, आपको बताना है CFL का फुल फॉर्म क्या है। चलिए जल्दी आंसर करिए और आगे बढ़िए। आपको बताना है CFL का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ CFL इज, क्या है सही आंसर बताएं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप, और कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप, क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी आंसर करें। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है भैया कि नहीं आ रही है? थोड़ा कमेंट कर दें सभी बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी मित्र, क्या मेरी आपको थोड़ी बहुत कुछ बात समझ में आ रही है? क्या कुछ आपके हाथ पल्ले पड़ रहा है कि इधर मोनोलॉग चल रहा है भाई? थोड़ा बता दो भाई, जिन जिन को समझ में आ रहा हो, जिन जिन को ना समझ में आ रहा हो, मैं फिर से प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली भैया आपको आना चाहिए, है ना। मकसद क्या है, आपको आना चाहिए, और जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी तब आप इनको क्या है एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे, और जब एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, डिफरेंट तरीके से बताएंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, बट अल्टीमेटली क्या है आपको आना चाहिए भाई, है ना। तो मुझे ज़रा बता दिया करो आप सारे बच्चे, कमेंट करते रहा करो, किसी को कोई बात ना समझ में आए पूछ लिया करो फटाफट से, बाकी का भी भला हो जाता है इससे, है कि नहीं। किसी एक बच्चे को ना समझ में आ रहा हो और पता चले कि बाकी वेट कर रहे हो, है ना, ऐसा बहुत बारी कक्षा में होता है। ज़्यादातर को समझ में नहीं आ रहा होता है और कोई वेट कर रहा होता है कि कोई पूछे, है ना, और पूछे तो अपना भी कल्याण हो जाए।
तो इसलिए भैया पूछते रहा करो। ओके, चलिए खैर, सबको समझ में मुझे लगता है कि आ रहा है, तो इसका मतलब इसलिए आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे CFL जो है बेसिकली सबके घरों में है भाई, शुक्रिया। CFL जो है वो सबके घरों में होता होगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं बेसिकली, है कि नहीं? ट्यूब जैसी होती है कि नहीं? कैसी रहती है? ट्यूब टाइप होती है। ये तो मेरा ज़्यादा कुछ खराब ट्यूब बन गया, ठीक है कि नहीं? ये ट्यूब टाइप कुछ इस तरह से आपका ये आपको मिलेगी, बात समझ में? ये मैंने क्या बना दिया है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसको बोलते हैं। ये क्या करती है, लगभग 4 से 5 जो है बेसिकली कम, यानी 1/4 और 1 आप समझ लीजिएगा 5 ये क्या करती है, एनर्जी कंज्यूम करती है बल्ब के कंपैरिजन में, ठीक है कि नहीं? जो लगातार हम क्या करते रहे, अभी बल्ब इस्तेमाल करते रहे, उसके कंपैरिजन में बहुत कम लाइट कंज्यूम करती है, ठीक है कि नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सारे बच्चे, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 7, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आंसर करें जल्दी और फिर आगे बढ़ते हैं। एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बताया जल्दी से। इन एन incandescent electric bulb the filament of the bulb is made up of which metal? क्या है सही आंसर? सभी आंसर करें जल्दी से। ओहो, क्या बात है, शाबाश भाई साइंटिस्ट साहब, बहुत बढ़िया। आप तो साइंटिस्ट साहब हैं, तो भैया आपको तो, जिनके पिताजी वैज्ञानिक हैं तो उनको तो आना ही चाहिए ना। खैर बताइए जल्दी से, आपको बताना है, आपको बताना है सभी बच्चे, एक ताप दीप्त वैद्युत बल्ब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनकेंडेसेंट, आपको बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या है इसका सही आंसर? तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, टंगस्टन, ठीक है कि नहीं? याद रखना है क्या है, सब बच्चों का बढ़िया जवाब है यहाँ पे। टंगस्टन क्या है इसका राइट आंसर है, टंगस्टन बोले तो W। अब ये समस्या आ गई, इसका जो सिंबल होता है वो W होता है। यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में इसके नंबर के बारे में, तो कितना होता है? 74 होता है। लेकिन भाई ये W कहाँ से आया? तो W आया भाई कहाँ से? जर्मन वर्ड है, उसका नाम क्या है, याद रखना है, वॉल्फ्राम, या फ्रेम बोलते हैं, वॉल फ्रेम, या जर्मनी में क्या बोलते हैं इसको? वॉल फ्रेम बोलते हैं, इसलिए इसका W ले लिया वहां से, बात समझ में आई? तो ये याद रखना है, इसका सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो हमारे इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में इसके लिए कहीं पे कोई जगह है क्या, निकाला जाता है क्या? 2 राज्य इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जहाँ से टंगस्टन निकाला जाता है। काफ़ी बहुमूल्य क्या होता है, ये पदार्थ होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये निकाला जाता है डेगाना से, राजस्थान में डेगाना माइन से, वहाँ से निकाला जाता है। और साथ ही साथ में ये वेस्ट बंगाल में भी इसको क्या किया जाता है, माइन किया जाता है। तो अच्छे से याद होना चाहिए, द राइट आंसर इज टंगस्टन, ठीक है कि नहीं? चलिए, यानी किसी भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब में, या ताप दीप्त जिसको बोलते हैं विद्युत बल्ब, यानी इनकेंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे आंसर करें, सारे महारथी जो जो कक्षा में हैं। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, बताएं जल्दी से। सर्दियां चल रही हैं आजकल, सबके घरों में हीटर दौड़ रहे होंगे सरकारी बिजली पे, लंगड़ पे। चलो कमेंट करके बताओ किस किस के घर में जो है बेसिकली अभी हीटर चल रहा है और उसका कनेक्शन जो है वो कहीं और से लिया है। बताना भाई, ईमानदार कौन कौन ईमानदार है, लेट मी नो, कमेंट करिए जल्दी से। सबके घरों में हीटर चल रहा होगा अभी, नहीं? हीटर पे खाना बन रहा होगा, कमरे को गर्म करने में हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन किस पे? सरकारी बिजली पे। और गांव वगैरह में तो खुले में चल रहा होगा, जितनी भी देर बिजली आती है उधर ये सब चल रहा होता है ना। करो आंसर भाई। आपको बताना है विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, किस जो है मटेरियल का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर,
चलिए, कोई खाना वाना बनाते हैं क्या? दूध वूध गर्म करते हैं हीटर पे? बहुत सारे लोग होंगे आप में से, बता नहीं रहा है कोई ना, चोरी पकड़ी जाएगी। चलिए, सबका आंसर एकदम सही है। राइट आंसर है नाइक्रोम। ठीक है कि नहीं? एकदम सही जवाब दिया है आप सारे बच्चों ने। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे नाइक्रोम का क्या बना होता है याद रखना है। जो विद्युत हीटर के अंदर जो तार इस्तेमाल होती है उसमें क्या होता है, एक तो निकल, ठीक है कि नहीं, एक तो क्या होता है निकल। निकल कितना होता है इसमें? निकल होता है 80%, बात समझ में आई। और इसके बाद में क्या होता है क्रोमियम। क्रोमियम कितना परसेंट होता है? 20%। ठीक है कि नहीं? साथ ही साथ में याद रखना है ये जो नाइक्रोम वायर होता है बेसिकली ये लगभग लगभग और भी कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सुबह सुबह आप जो है अपने बालों को सुखाने के लिए या कहीं पे आप हेयर कट कराने जाते हो तो वहां पे जो ड्रायर होता है बेसिकली उसमें भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसमें भी नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है ना? अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। तो हीटर में भी क्या किया जाता है? नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में जो हेयर ड्रायर होता है उसमें भी नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और आप मुझे 2-4 जगह पे कहाँ कहाँ पे नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है कमेंट करके बताना सारे बच्चे, ठीक है? फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अच्छे से याद रख लेना, इसमें निकल कितना परसेंट होता है? 80%। और क्रोमियम कितना? 20%। दैट्स वाई इट इज नाइक्रोम। ठीक है कि नहीं? निकल और क्रोमियम से ये बना होता है नाइक्रोम वायर, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या है? नाइक्रोम है। ठीक है, सो सही आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आप आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 9 का। ये लो बेटा, जो है तुम जो है क्या नाम है अपने घर से बाहर निकलो। बहुत बढ़िया वाला है। तो बेटा इसलिए क्या है, बिजली जो है जलानी है आपको, पेमेंट से जलाओ, इसलिए करंट नहीं लगेगा। अब जो जो चोरी से जलाते हैं ना उनको करंट लगता है। चोरी से जो जलाते हैं उनको करंट लगता है। चलो आंसर करो जल्दी से। आपको बताना है सुरक्षा फ्यूज की कार्य प्रणाली निम्न में से किन किन पर निर्भर करती है? द वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या है सही आंसर? देखो बाकी सब ठीक है, फिलहाल तुम आंसर करो जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करें आप सभी बच्चे। और देखो बिजली की चोरी नहीं करनी है, ना ही किसी को करने देनी है। करो आंसर करो जल्दी से। देखिए लाखों लाखों करोड़ रुपया का डिस्कॉम का खर्चा है, आप देख लो सभी राज्यों में, पढ़ना है आपको अच्छे से। यूनियन बजट में डिस्कॉम के लिए कितना पैसा दिया जाता है? वो किस बात का होता है? वो इसी बात का होता है, बिजली के बिल नहीं दिए जाते, भरे नहीं जाते हैं। तो ये क्या है? ये गलत प्रकृति है बेसिकली, नेचर ठीक नहीं है। कम से कम इस्तेमाल करिए और उसको टाइमली पे करना चाहिए, भरना चाहिए ना। चले आंसर करें जल्दी से। हर राज्य में क्या है, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनका बकाया अभी पड़ा हुआ है, उसको भरा ही नहीं गया है, समझने कि नहीं? तो इसलिए क्या करो भैया, ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, ठंड लगेगी नहीं तो इसलिए दिक्कत ही नहीं होगी। खैर आपको बताना, द वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जरा बताएं, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, परिमाण और ऊष्मीय प्रभाव। The magnetic effect of the current, chemical effect of the current, magnitude of the current और heating effect of the current। तो the right answer is, याद रखना है, एक तो भाई यहाँ पे केमिकल नहीं होगा, कहाँ से आया? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, ठीक है कि नहीं, उसकी मात्रा कितनी है जानते हैं ना आप? अगर एक तादाद से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये याद रखना है आपको। और उसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहीं है क्या, देख रखा है क्या इसमें? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर करें। और आज की कक्षा का ये अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए और आगे बढ़िए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, करें आंसर जल्दी। आपको बताना है विद्युत रोधी पदार्थों के, यानी जितने भी क्या होते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी बात करी जा रही है। जरा बताएं विद्युत रोधी पदार्थों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, बताइए सभी बच्चे। उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें इलेक्ट्रॉन सरलता से प्रवाह नहीं करते हैं, ये क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। क्या है सही जवाब? दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स, electrons do not flow easily in them, these are the crystals, and another one is the number of electrons on their surface is greater than that of the protons। तो क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का? हमने आपको बताया था, अभी डिस्कस किया था आप सबके साथ में, और आप सब बच्चे अच्छे से जानते भी होंगे। हमने बताया कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो हो जाती है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, आप उसको कंडक्टर बोलते हैं, उनको चालक बोलते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, तो उसमें से क्या नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे, आगे जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, बिजली का जो है चलन उसमें होगा नहीं, बिजली उसमें से प्रवाह नहीं कर पाएगी, धारा उसमें से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। और इंसुलेटर के बारे में, यानी एक क्रिटिकल टेम्परेचर उनका होता है, हर एक जो मेटल है उसकी क्या होती है, विशेष नेचर होती है, ठीक है कि नहीं। तो उसको क्या चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए, क्रांतिक ताप चाहिए, और जैसे ही वो ताप उसको मिल जाता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का सरलता से प्रवाह नहीं होता है, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, आप समझ लीजिए, इंसुलेटर। तो सही आंसर क्या है इसका, बी इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जनरल साइंस थे, स्पेशली किसके बारे में, करंट के बारे में, यानी धारा से थे, और उसके प्रभाव पे थे। अच्छे से एक बार जा करके देख लेना, इसमें से एग्जामिनेशन में सवाल बनने की पूरी संभावना है। ख्याल रखना है अपना, पढ़ाई ज़रूर करते रहना है। जय हिंद।